हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज अपन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे क्या, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज आपका कोई भी मुख्य एग्ज़ाम जैसे आपके यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, एसएससी, इवन सभी जितने भी आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम में आपके पंचायती राज से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है कौन सा, ये सीए फॉरेस्ट रेंजर जो 20 सितंबर को होने वाला था, वो क्या हो चुका है, कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया गया है। ठीक है, तो अपन सीधे सीधे चलते हैं अपन कहाँ पे, पंचायती राज पे। ध्यानपूर्वक देखना है आपका पंचायती राज को क्या है, कैसा है। ठीक, पंचायती राज, तो पंचायती राज को सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले हमारा पंचायती राज में ये देखते हैं, हमारा सबसे ऊपर सरकार कौन होती है, केंद्र सरकार होती है। समझ में आ रहा है, पंचायती राज सबसे पहले ये सरकार है, प्रशासन है एक तरह का। तो सबसे पहले पंचायती राज में हमारा सबसे ऊपर सरकार कौन होती है, तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहने का मतलब क्या, आपका यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के नीचे आपका सहयोगी के रूप में कार्य करती है कौन, राज्य सरकार। ऊपर कौन होता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में राज्यों में कौन काम करती है, राज्य सरकार। राज्य सरकार को आपका क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में, यही स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के सहयोगी के रूप में कौन इकाई कार्य करती है, तो याद रखना है आपको, स्थानीय स्वशासन। इसी को क्या बोलते हैं, आपका स्थानीय स्वशासन। इसकी मतलब कौन सा, राज्य सरकार। राज्य सरकार का आपका कौन सहयोगी होता है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय मतलब लोकल लेवल पर कार्य करने के लिए कौन कार्य करती है, स्थानीय स्वशासन कार्य करती है। समझ में आ रहा है। अब स्थानीय स्वशासन भी आपके क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये स्थानीय स्वशासन में एक होता है आपका कौन सा, शहरी क्षेत्र। एक होता है कौन सा, कोई भी राज्यों में आपके शहरी क्षेत्र, और एक आपके क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। आ रहा है समझ में, एक आपका क्या होता है, शहरी क्षेत्र, और दूसरा आपका क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में आपका कौन कार्य करती है, तो आपका नगर पालिकाएँ। कौन कार्य करती है, नगर पालिकाएँ। आगे देखेंगे नगरीय निकाय। नगर पालिका है आपका नगरीय निकाय। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका कौन कार्य करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका पंचायत कार्य करती है। समझ में आ रहा है। ठीक, ग्राम पंचायत या पंचायत जो है क्या करती है, कार्य करती है। ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर हमारे इंडिया में, स्टेट आपके राज्य में और केंद्र में, तो सबसे पहले पूरे ही केंद्र में कौन होती है, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जिसका हमारे पूरे देश का क्या करती है, वो संचालन का कार्य करती है। उसके नीचे कार्यवाही सहयोगी के रूप में राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर राज्यों में, हर यूनियन टेरेटरी में क्या होते हैं आपके, केंद्र सरकार होते हैं। केंद्र सरकार के नीचे सहयोगी के रूप में कौन कार्य करती है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और वही स्टेट गवर्नमेंट के सहयोगी के रूप में स्थानीय स्वशासन के रूप में शहरी क्षेत्र के लिए अलग आपका इकाई होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपकी क्या होती है, अलग इकाई होती है। शहरी क्षेत्र में आपका स्थानीय स्वशासन में राज्य सरकार के सहयोगी के रूप में कौन, नगर पालिकाएं। समझ में आ रहे, नगरीय निकाय आपका क्या करती है, तो सहयोगी के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका ग्राम पंचायत मतलब पंचायत स्तर के क्या होते हैं, यहाँ पे क्षेत्र कार्य करते हैं। ये शहरी क्षेत्र में तीन होते हैं आपके, कौन कौन से, तो सबसे पहले आपका शहरी क्षेत्र में होता है कौन सा, नगर निगम। शहरी क्षेत्र में कौन होता है, नगर निगम। आगे अपन देखेंगे जब नगर पालिका देखेंगे, मतलब नगरीय निकाय देखेंगे, तो वहाँ पे तीन आएंगे, नगर निगम। ठीक, नगर निगम के नीचे आपका होता है कम जनसंख्या के लिए कौन सा, नगर पालिका। एक होता है कौन सा, नगर निगम। नगर निगम के नीचे होता है नगर पालिका, और नगर पालिका के नीचे आपका कौन सा होता है, नगर पंचायत।
आ रहा है समझ में? ठीक, ये आपका होता है। आगे देखेंगे कितने जनसंख्या पर नगरीय निकाय में होते हैं, तो मतलब क्या कि कितना जनसंख्या रहना चाहिए तो नगर निगम बनेगा। समझ में आ रहा है? 1 लाख से ऊपर जनसंख्या में आपका क्या बनाया जाता है? नगर निगम। वैसे ही आपका नगर पालिका, कितनी जनसंख्या में नगर पालिका बनती है? नगर पंचायत, तो कितने जनसंख्या में आपका क्या नगर पंचायत बनते हो? सारे अपन जब नगरीय निकाय देखेंगे तो उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी तरह 3 इकाइयाँ होती है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका क्या होता है? जिला पंचायत। सबसे पहले कौन सा होता है? जिला पंचायत। जिला पंचायत के नीचे इकाई होती है कौन सा? जनपद पंचायत। आ रहा है समझ में? जिला पंचायत, जिला पंचायत के नीचे कौन होती है इकाई? जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत की इकाई कौन होती है नीचे में? तो सबसे छोटी इकाई हमारी ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है? ठीक, इसी को अभी अपन क्या करेंगे? लेटेस्ट पढ़ेंगे। कौन सा? ग्रामीण क्षेत्र मतलब पंचायत स्तर पर कौन सी इकाई होती है? तो 3 इकाई होती है। कौन कौन से? सबसे पहले जिला पंचायत। ये जिला पंचायत आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होते हैं? जिला पंचायत कार्य करती है। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत आपका ब्लॉक या तहसील लेवल पर, मतलब ब्लॉक या तहसील लेवल पर कौन कार्य करती है? जनपद पंचायत कार्य करती है। समझ में आ रहा है? अगला है आपका ग्राम। ग्राम या इसी को क्या बोला जाता है? आपका विलेज, मतलब गांव लेवल पर आपका कौन कार्य करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ग्राम पंचायतें कार्य करती है। समझ आ रहा है? इसको अपन बारीकी से एक एक देखेंगे। जिला पंचायत के क्या कार्य हैं, जनपद के क्या कार्य हैं, ग्राम पंचायत के कार्य का क्या है, इन सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे? बारीकी से डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी अपन सीधे आते हैं काम की चीज़ों पे। सबसे पहले आपका पंचायती राज। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज। पंचायती राज का आपका मुख्य जो क्या बोलते हैं उद्देश्य क्या है? समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे क्या? सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। समझ आ रहा है? पंचायती राज, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब क्या करना? प्रशासन को छोटी छोटी कार्यवाही इकाई के रूप में बांटना। समझ में आ रहा है? यही हमारा क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समझ में आ रहा है? स्थानीय स्वशासन क्या है या पंचायती राज क्या है? तो सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है क्या करना? उसको बांटना। आ रहा है बात समझ में? अगला इसी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मुख्य कार्य क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मुख्य कार्य क्या है? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे क्या? आपका विकास, या इसी को बोला जाता है आपका जन भागीदारी। विकास या जन भागीदारी, जो योजनाएं हैं उसको क्या करना? निचली स्तर तक लेके जाना, निचली स्तर तक लेकर जाना, ये क्या कहलाता है? आपका पंचायती राज का मुख्य क्या है? इसका कार्य है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको उत्तर क्या लेना है? तो क्या लेना है आपको? सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एग्जाम में दूसरे फैक्ट पूछे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का मुख्य कार्य क्या है? इनको क्यों किया गया? इनको क्यों लाया गया? तो याद रखिएगा आप, विकास या जो जन भागीदारी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको निचली स्तर तक लेके जाना, ग्रामीण स्तर तक लेके जाना, मतलब अंतिम स्तर तक पहुंचाना। समझ में आ रहा है? ये किसका उद्देश्य है? आपका पंचायती राज का आपका उद्देश्य है। आ रहा है समझ में? अब अपन अगला चलते हैं। यही पंचायती राज का अगला फैक्ट पॉइंट है हमारा। कौन सा? तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे क्या? ग्राम
स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने की थी? तो आपका महात्मा गांधी जी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखेंगे आपका महात्मा गांधी जी जो थे, वही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, ग्राम स्वराज की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। आ रहा है समझ में? ठीक। ये जो महात्मा गांधी जी क्या है, जब हमारा जो भारत देश है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके मन में, उनके दिमाग में एक विचारधाराएं चल रही थी, एक थॉट्स चल रहे थे, सोच चल रहे थे, क्या कि हमारे जो देश हैं, भारत देश, उस देश में क्या होना चाहिए, ग्राम स्वराज की संकल्पना, मतलब प्रशासन का स्तर क्या होना चाहिए, प्रशासन का कार्य कहाँ से संचालित होना चाहिए, तो गांव से संचालित होना चाहिए। इनका ये क्या था, मुख्य आपका सोच था। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आप याद रखेंगे आपका महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। समझ में आ रही है? सोच किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। अगला फैक्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अभी मैं बताया हूं आपको स्थानीय स्वशासन, अभी क्या बताया हूं, स्थानीय स्वशासन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहे जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहे जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन क्या होते हैं, सन 1880-81 के दशक में क्या बनते हैं, आपके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होते हैं ये स्थानीय आपका लॉर्ड रिपन जो है, भारत के वायसराय बन करके कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। समझ में आ रहे हैं? इसी को ही क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के दृष्टिकोण से। समझ में आ रहे हैं? तो क्या स्थानीय स्वशासन अपन जो यहाँ देखे हैं उसी में ही याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है आपका क्या, लॉर्ड रिपन जो क्या है, स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। समझ आ रहा है? अगला फैक्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्या, अगला मैं आपको बताया हूं क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। किसका? सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आ रहा है समझ में? क्या? सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और आपको दोनों याद रखने हैं। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा आप क्या, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अपन दोनों फैक्ट देख चुके हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहे जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहे जाते हैं। और सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे अपन देखेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो क्या करेंगे, तो आपका राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में क्या करेंगे, ये आपका पंचायती राज योजना की शुरुआत करेंगे पहली बार। समझ में आ रहा है? ठीक। ये आपके क्या हो गए, कुछ फैक्ट हो गए। क्या? तो सबसे पहले केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में राज्य सरकार होती है। ये राज्य सरकार के सहयोगी के रूप में स्थानीय स्वशासन होते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका कौन सा, ग्राम पंचायत। समझ में आ रही है? पंचायत लेवल के क्या होते हैं, कार्य करते हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में आपका कौन सा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जनपद आपका ब्लॉक या कौन सा तहसील लेवल पर, और फिर आपका ग्राम पंचायत क्या है, विलेज लेवल पर क्या होते हैं, कार्यबाड़ी इकाई के रूप में संचालित होते हैं। आ रहे समझ में? अगला देखें हैं अपन, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने का मतलब यह है क्या करना, सत्ता का या मतलब जो प्रशासन है उसको छोटी छोटी कार्यबाड़ी इकाई के रूप में बांटना ही क्या करना ही, विभक्त करना ही क्या कहलाता है, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये
पंचायती राज का मुख्य क्या है, आपका उद्देश्य है। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का मुख्य कार्य क्या है, तो विकास या जन भागीदारी योजनाएं या जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको क्या करना, निचले स्तर तक लेके जाना, मतलब हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना ही क्या है, मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ रहा है। अगला अपन देखें, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। समझ में आ रहा है। अगला है आपका क्या, अपन देखे थे क्या, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहे जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन क्या हुए थे, सन 1880-81 से लेकर के 80-81 आपका से लेकर के सन 1884 तक भारत में वायसराय बन करके क्या हुए थे, आए थे। इन्हीं के काल से ही, इन्हीं के शासन काल से ही क्या हुआ था, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी सन 1881 में। सबसे पहले कौन करेंगे, आपका लॉर्ड मेयो करेंगे। समझ में आ रहा है। सन 1872 में फिर यहीं से, इन्हीं के शासनकाल से क्या हुआ था, आपका नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। आगे अपन देखेंगे सेंसस जनगणना, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, पंचायती राज। फिर अगला आपका क्या, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कहे जाते हैं। समझ आ रहा है। अब अगला देखते हैं, इसी में अपन क्या, पंचायती राज। पंचायती राज का आपका क्या उल्लेख किसमें, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आ रहा है समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूछा जाता है बार बार। ठीक, संविधान आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, पंचायती राज। पंचायती राज का जो उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर किया गया है, आ रहा है समझ में। पंचायती राज जो है वो पंचायती राज, उसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर किया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये संविधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेन 2 फैक्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका क्या भाग, और दूसरी है आपका क्या अनुसूची। समझ में आ रहा है। हमारे आपका अभी वर्तमान संविधान में कुल कितने 25 भाग हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। समझ में आ रहा है। हमारे वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। वैसे ही हमारे संविधान में अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। इसी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अपन देखते हैं क्या है कैसा है इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुल 25 क्या है भाग हैं। समझ में आ रहा है। वो 25 भाग के कौन से भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, आ रहा है समझ में। ठीक, तो इस संविधान के 25 भाग हैं। ये 25 भाग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे किसमें इसका उल्लेख किया गया है, तो कौन सा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, भाग 9। कौन सा, भाग 9 में पंचायती राज का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है। और अगला है आपका अनुसूची। कौन सी अनुसूची में हमारे संविधान के पंचायती राज का उल्लेख किया है, तो आपका अनुसूची कौन सा, 11वीं अनुसूची। कौन सा, 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, आपका पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है। दोनों अलग अलग है। भाग बोलेगा तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और अनुसूची बोलेगा तो आप याद रखेंगे क्या, 11वीं अनुसूची। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल कानून, 11वां आपका पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय के रूप में क्या किया गया था, आपका जोड़ा गया था। आप याद रखेंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं पंचायती राज, तो आपको याद रखना है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया, सॉरी आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान में कुल 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। उसमें 11वें क्रम की अनुसूची में पंचायती राज, अब 12वें क्रम में नगरीय निकाय। आगे अपन देखेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक, भाग कौन सा, वह भी वर्तमान में आपके हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे। वो 22 भाग के
9वें नंबर के भाग में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपका पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अपन आगे देखेंगे आपका 243 243 समझ में आ रहा है, इसमें क्या किया गया, आपका उल्लेख किया गया। ठीक, अगला इसी में ही क्वेश्चन आता है। ठीक, एग्जाम में क्या, संविधान में आपका जो है पंचायती राज का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो संविधान में आपका पंचायती राज का उल्लेख एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद क्रमांक 40 के तहत कोई भी गांव में, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका क्या किया जाता है आगे अपन देखेंगे। राज्यपाल करेंगे, क्या करते हैं, किसी भी मतलब गांव को ग्राम पंचायत की घोषणा कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। वो अपन आगे जब क्लास देखेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद क्रमांक 40 में संविधान के क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया है, यहाँ पे उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है? यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? यही जो अनुच्छेद 40 है, ये आपका कौन सा, भाग 4, ये भाग 4 में है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ रहा है? डीपीएसपी कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ रहा है? ठीक, ये आपका भाग 4। सबसे पहले अपन देखते हैं, आपका भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरा है आपका क्या, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका नागरिकता से संबंधित। समझ में आ रहा है? तीसरा है आपका क्या, तो मूल अधिकार। और चौथा है आपका क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ रहा है? डीपीएसपी, डीपीएसपी कहने का मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। वही आर्टिकल नंबर 36 से लेकर जो 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो उल्लेख किया गया है, उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 40 मतलब आर्टिकल नंबर 40 में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायती राज या ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधानों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। समझ आ रहा है? ये आपके क्या हो गए, तो कुछ फैक्ट अपन आउटलाइन देखे हैं आपका क्या, पंचायती राज का। समझ में आ रहे हैं? इतनी सारे फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या, सबसे पहले आपका पंचायती राज, केंद्र सरकार होती है सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के कार्यवाही सहयोगी के रूप में कार्य करती है कौन, राज्य सरकार। इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के आपका कार्यवाही सहयोगी के रूप में, इकाई के रूप में कार्य करती है कौन, आपका स्थानीय स्वशासन, जिसमें दो तरह के शासन होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अर्बन और रूरल दोनों के लिए। ठीक है, अर्बन क्षेत्र के लिए अलग और रूरल क्षेत्र के लिए आपका अलग। अर्बन, ठीक, तो शहरी क्षेत्र के लिए आपका कौन होती है, नगरीय निकाय, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या होती है, आपका पंचायत। समझ में आ रहा है? ठीक, आपका शहरी क्षेत्र के लिए 3 होते हैं, कौन कौन से, नगर निगम, नगर पालिका और आपका नगर पंचायत। समझ में आ रहा है? आगे अपन देखेंगे कितने कितने से मतलब जनसंख्या पर किसका किसका आपका गठन किया जाता है, कौन करता है, कौन कर सकता है, सारे चीज़ों को अपन देखेंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतें होती हैं। समझ में आ रहा है? फिर इसी में आपके 3 तरह के होते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जनपद ब्लॉक और या आपके तहसील लेवल पर। फिर है आपका क्या, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर इसका क्या किया जाता है, गठन। ठीक, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पंचायती राज का मुख्य कार्य इनका क्या है, तो इसका मुख्य कार्य विकास या जो जन भागीदारी योजनाएं हैं या जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको निचले स्तर तक लेकर जाना इसका क्या है, मुख्य
उद्देश्य है। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहे जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन, जो क्या थे, भारत में सन 1881 से लेकर के 1884 तक क्या थे, भारत के वायसराय के रूप में कार्यरत थे, भारत के वायसराय बन करके आए थे। उन्हीं ने ही स्थानीय स्वशासन की भारत में क्या की थी, शुरुआत की थी। उसी को ही क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन आता है, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे क्या, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान। संविधान में पंचायती राज का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान में याद रखेंगे 2 हैं आपके भाग और 1 ही आपके क्या, अनुसूची। समझ में आ रहा है। भाग आपका मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। समझ में आ रहा है। वो 25 भाग वर्तमान में जो है उसके 90 नंबर के भाग में हमारा पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 243। आगे चल के अपन उसको देखेंगे। ठीक है, और आपका अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 क्या हैं, आपके अनुसूची हैं। समझ में आ रहा है। वो 12 अनुसूची और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। समझ में आ रहा है। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय। तो 11वां पंचायती राज में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद क्रमांक 40 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आ रहा है समझ में। ठीक, ये अनुच्छेद क्रमांक जो 40 है, संविधान के भाग 4, ये भाग 4 में है आपका क्या, डीपीएसपी बोला हूँ क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद क्रमांक 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। समझ में आ रहा है। ठीक, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन। समझ में आ रहा है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी, किसके काल में, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आपका चोल साम्राज्य में हुई थी। समझ में आ रहा है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो चोल साम्राज्य में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करिए, यहाँ तक एक एक चीज़ों को बारीकी से, फैक्ट को देखिए। अगला इसी से संबंधित नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे। ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।